हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वोटर्स लिस्ट। अब हम ये तो जान चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, यानी कि चुनावी एरिया, चुनावी क्षेत्र क्या होता है। तो इसके बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि जो वोटर लिस्ट है, देखो अभी क्या है, इलेक्शन है। इलेक्शन के लिए हम उसी दिन का तो वेट करेंगे नहीं कि भी जब वोट डालने का दिन होगा उसी दिन हम वोटर लिस्ट बनाएंगे। तो ये जो काम है इसको हम पहले ही कर लेते हैं, यानी कि हम इसको किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी इलेक्शंस होंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे, यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव होंगे, तो उसके अंदर हम जो एलिजिबल लोग हैं, यानी कि जो वोट डालने की एज है जिनकी, उनकी हम क्या बना लेते हैं, एक सूची बना लेते हैं, यानी कि एक लिस्ट बना लेते हैं। और ये लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली जाती है। इसको हम बोलते हैं वोटर लिस्ट। ठीक है, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, अपने आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, इसको वोटर्स लिस्ट, यानी कि वोटर लिस्ट बोलते हैं इसको। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट्स लाइक लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब ये कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये हमारा जो सीधा हमारा रिलेशन किससे करती है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन से, यानी कि ये हमारी पहली शर्त है इस चीज़ की। तो हम अपना क्या करेंगे, जब भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे उसके लिए हमें क्या करना है कि देखो, रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए हर एक को अपना पूरा मतलब उसको ये कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी पसंद से अपने मेंबर को चुन सकता है। तो इसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर जो किया है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जब हमारी एज 18 साल हो जाती है तब हमें एक अधिकार मिल जाता है, और वो अधिकार क्या है, वोट डालने का। तो इसका मतलब है कि हमारा जो वोट है उसकी 1 वोट 1 वैल्यू हो जाती है। और इसका ऐसा कोई भी रीज़न नहीं होता कि हमारे को जो वोट डालने से हमें रोक दिया जाए, डिनाई कर दिया जाए, मना कर दिया जाए। अगर कोई बहुत ही बड़ा रीज़न है, किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाती है, तब एक बार को वोट डालने से मना किया जाता है। तो यहाँ पर कई ऐसे डिफरेंट, मतलब ये कह सकते हो, सिटीजन्स हैव डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज, यानी कि यहाँ अलग अलग जितने भी सिटीजन्स हैं उनके अलग अलग मामले हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि कोई अमीर है, सम आर पुअर, कुछ गरीब हैं, सम आर हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और कुछ लोगों को पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, यानी कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ठीक है, कुछ सम आर काइंड, बहुत दयालु होते हैं, और सम आर अदर आर नॉट, और दूसरे नहीं है। तो ये क्या है कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है कि भी एक दूसरे से हम कैसे अलग हैं। और अब हमारी जो ज़रूरतें हैं, यानी कि जो नीड्स हैं, और हमारा जो व्यू है, यानी कि विचार है, उसके अनुसार ही जो सोसाइटी है उसके अंदर हम अपना योगदान देते हैं। दिस इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिज़र्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजंस दैट इफेक्ट देम। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे को जो हम इफ़ेक्ट करने वाले जो भी डिसीजंस को यानी कि जब हम डिसीजन पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे को क्या कर सकती है, इफ़ेक्टिव कर सकती है। तो हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जब एज हो जाती है 18 साल, और 18 साल से ऊपर की जब भी एज होगी, 18 से ऊपर और 18 साल, इन लोगों को क्या करेगा, जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो नए वोटर्स हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो, या फिर जेंडर किसी भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उस सभी को यहाँ पर वोट डालने का अधिकार है। लेकिन सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड, अब देखो यहाँ पे कहा जाता है कि या तो कोई क्रिमिनल है, यानी कि अपराधी है, या फिर अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई दिमागी से सही नहीं है, यानी कि कोई पागल है। तो उन लोगों को वोट डालने से हम क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। और यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो अलग अलग जो मेंबर सिटीजन्स होते हैं उनके अलग अलग
एक तरह से ये कह सकते हो कि रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो क्रिमिनल हैं या फिर साउंड माइंड के नहीं हैं तो उनको वोट देने के अधिकार से हम क्या कर सकते हैं, उनको वंचित कर सकते हैं या फिर उनको वोट डालने से मना कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, बहुत ही रेयर आती है, या फिर ये कह सकते हो कि कुछ जो सिचुएशन होती है ना, बहुत रेयर होती है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं यानी कि जो सक्षम मतदाता हैं, उनका नाम क्या करते हैं, हम वोटर लिस्ट में ऐड करते रहते हैं। यानी कि उनकी जिम्मेवारी बन जाती है, किसकी ये, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में ऐड करना। अब यहाँ पे क्या है कि अगले जो नेक्स्ट चुनाव होंगे उसमें क्या होंगे, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो 18 साल के होंगे, यानी कि नए वोटर्स होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि उनकी मतलब उसमें जो हमारे पास पहले ही वोटर लिस्ट है उसके अंदर उनका नाम ऐड नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनका नाम ऐड किया जाएगा। तो इस टाइप से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कई बार क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई एरिया को छोड़ के चला जाता है, तो उनका नाम क्या करते हैं, वो वोटर लिस्ट से काट देते हैं। ठीक है, कई बार आपने सुना भी होगा उसका नाम मतलब मोहन का नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो कहने का क्या मतलब है, या तो वो कई सालों से उस जगह पे नहीं रह रहा है, या फिर मान लो कोई लड़की है उसकी शादी हो जाती है तो उसका नाम क्या होगा, उस लिस्ट से क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है कि उस जो सिस्टम है ना, यानी कि जो वोटर लिस्ट बनाने का जो सिस्टम है, इसको हम क्या करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, यानी कि इसको हम नया करते रहते हैं। तो इस टाइप से ये काम किसका है, वोटिंग लिस्ट बनाने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। और इसके लिए आपको पता ही है कि पिछले कुछ सालों से इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाया भी जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड बन रहे हैं लोग सभी के, कि जिसको हम बोलते हैं पहचान पत्र, जिसमें हम वहाँ जहाँ वोट देना होता है उसमें जाते हैं और वहाँ पर हम अपना पहचान पत्र दिखाकर वोट कास्ट करते हैं। तो इस टाइप से क्या है कि जब भी हम वोट देने जाएंगे तो हम अपने साथ जो वोटर है उसको अपने साथ ये जो अपनी पहचान है, यानी कि वोटिंग सिस्टम वोटिंग करने जाएंगे तो हमारा जो प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है, और उसको हमें अपने साथ रखना होगा। अगर वोट देने के लिए मान लो कोई ऐसा भी हो जाता है कि कई बार वोटर का फ़ोटो नहीं बन पाती है, पहचान पत्र नहीं बन पाता है, तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड भी दिखा सकता है, यानी कि उसको एक अपनी पहचान दिखानी होती है कि वो यहीं का है और इसी एरिया का है, और वो भी अपना वोट कास्ट कर सकता है, क्योंकि सभी का लिस्ट में नाम है जो कि 18 साल से ऊपर है। अब आ जाता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि उम्मीदवारों का नामांकन। अब हम ये भी देख चुके हैं कि इलेक्शन में किस टाइप से इलेक्शन है, यानी कि जनरल इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूंसी देख चुके हैं कि भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया गया है, यानी कि छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया गया है। फिर हमने ये भी देख लिया है कि जो एलिजिबल लोग हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल है, उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो गया है। अब आ जाता है कि नॉमिनेशन कैसे होगा, यानी कि जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, जिसको हमें वोट डालना है, वो कैसे अपना नामांकन करेगा। तो इसके लिए क्या है, वी नोटेड अबाउट दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस, यानी कि सभी लोगों के पास एक चॉइस होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब इलेक्शन में लड़ने के लिए किसी को भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, किसी के ऊपर कोई भी किसी टाइप की बंदिश नहीं होगी कि भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है हमारी, क्योंकि जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना, इसके अंदर ये ऐसी मतलब एक इस टाइप की प्रणाली है, इस टाइप की हमें प्रोसेस दिया गया है कि यहाँ पर हम सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब जो कोई व्यक्ति है वो वोटर है, और तो वोटर है वो क्या हो सकता है, एक कैंडिडेट भी हो सकता है। यानी कि मान लो इलेक्शन में मैं खड़ी हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, वोट भी डाल सकती हूँ और इलेक्शन में खड़ी भी हो सकती हूँ। तो सिर्फ इतना ही है कि भाई यहाँ पर जो वोटिंग एज है वो 18 साल रखी गई है, और 18 साल यहाँ पे वोट डालने की रखी गई है, और उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट की जो उम्र है उसकी एज को हमने कर दिया गया है मिनिमम 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। क्या समझ में आया कि 18 साल की उम्र में तो आप वोट डाल सकते हो, और इलेक्शन में खड़े होने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल
होनी चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक गाइडलाइन जारी की है, एक गाइडलाइन बनाई है कि जो भी कैंडिडेट एक इलेक्शन में खड़ा होगा उसको अपना सारा, मतलब ये कह सकते हो कि हर टाइप की उसको अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। और वो डिटेल क्या है? पहला है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। ऐसा तो नहीं है कि भी जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ कोई सीरियस केस चल रहा हो, यानी कि उसके खिलाफ कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, या फिर उसके ऊपर कोई मतलब क्रिमिनल मतलब ये कह सकते हो कि आपराधिक मामले पेंडिंग ना हो। सेकेंड है डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। अब दूसरी ये भी चीज़ इसमें फिल करनी है कि जो कैंडिडेट है और उसकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी क्या क्या चीज़ें उनके पास हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उनके पास गहने कितने हैं, उनके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, बंगलोज कितने हैं, मकान कितने हैं, प्लॉट कितने हैं, यानी कि हर एक चीज़ की उनको क्या करनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी, अपनी भी और उनके फैमिली मेम्बर्स की भी। थर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तीसरा कि भी जो कैंडिडेट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि वो कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कितनी योग्यता है इसके बारे में कि भी वो पढ़ा लिखा है या नहीं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इनको इन्फॉर्मेशन को पब्लिक भी जानना चाहती है, तो उसके लिए पब्लिक को भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट है जो, यानी कि जो वोटर है वो ये डिसाइड करेगा कि जो उसको सूचना मिली है, यानी कि जो कैंडिडेट की जो सूचना मिली है उसके आधार पर वो फैसला करेगा कि वो उसको वोट डालेगा या नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट ने हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पर हम फैसला कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें एक टाइप से एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें मौका मिला है कि हम ये डिसाइड करेंगे कि हम उस कैंडिडेट को वोट डालना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कैंपेनिंग, यानी कि चुनाव अभियान। जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारी लोग इकट्ठे थे, और जिसको कि जो लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, उस रैली को या फिर जो भीड़ इकट्ठी हुई है उनको एड्रेस करेगी। तो यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, इलेक्शन कैंपेनिंग यानी कि चुनाव का अभियान। अब यहाँ पे क्या है कि जो कैंडिडेट है उसने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, अब उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया है, और हमारे को ये डिसाइड करने का मौका मिल गया कि कौन सी पार्टी बेटर है, यानी कि कौन सी कैंडिडेट है, किस पार्टी का कैंडिडेट है जो हमें अच्छी सरकार दे सकता है, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में हेल्प कर सकता है। तो इस टाइप से क्या है कि ये सारी चीज़ें हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग्स। अब ये जो चुनाव अभियान है उसके दौरान ये सारी बातें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। अब जो हमारी कंट्री का कैंडिडेट है उसको क्या कर दिया गया है कि फाइनलाइज कर दिया है कि भी ये कैंडिडेट क्या है, फाइनल है। यानी कि कुछ लोगों ने क्या किया, अपना नाम वापस ले लिया लिस्ट में से, या फिर कुछ लोगों को किसी एक भी अगर उसके अंदर कमी है तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फाइनल हो गई है लिस्ट। अब फाइनल होने के बाद उनको 2 वीक का क्या दिया गया है, 2 वीक्स का उसको टाइम पीरियड दिया गया है कि अब वो क्या करेंगे कि अपना चुनाव प्रसार करेंगे, यानी कैंपेनिंग करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में बताएंगे, रैलीज करेंगे, भाषण देंगे, यानी कि पार्टी के जितने भी मेंबर हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से, या फिर किसी भी तरह से वो क्या करेंगे, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो जितना भी सिलसिला है, ये जो टाइम पीरियड है, ये 2 हफ्ते नहीं चलता, बल्कि ये जो तैयारियां हैं वो काफ़ी महीनों से, काफ़ी पहले, सालों से पहले शुरू कर दी जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है अभी देखो क्या है कि अभी रूलिंग पार्टी काम कर रही है, एक अपोजिशन पार्टी होती है, तो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो अपना कैंडिडेट, उनको पता ही है कि भी इलेक्शन में किसको खड़ा करना है, तो वो उस पार्टी में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं।
और वो क्या करते हैं कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने सही तरीके से काम नहीं किया है तो वो अपोजिशन जो पार्टी है वो जो रूलिंग पार्टी की जो पॉलिसीज होती हैं उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि भी जो रूलिंग पार्टी होती है और अपोजिशन पार्टी होती है ये उसी दिनों में यानी कि 2 हफ्तों में नहीं काम करती है, बल्कि वो बहुत पहले से ही एक्टिव होते हैं और अपने चुनाव प्रसार में काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। अब इलेक्शन जो कैंपेन्स होते हैं यानी कि जो चुनाव अभियान होता है उसमें कुछ बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े इश्यूज टॉपिक उठाती हैं ताकि वो जो वोटर्स हैं उनकी बातों से अट्रैक्ट हों और उनके वोट डाल सकें। तो पहले हम देखते हैं जो कांग्रेस पार्टी थी उनकी जो लीडर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, यानी कि गरीबी हटाने का नारा दिया था 1971 में। और पार्टी ने एक वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो जो जितनी भी सरकार की पॉलिसीज है ना उन सब में चेंजेस लाएंगी और चेंजेस ला के गरीबी यानी कि कंट्री में से गरीबी हटा देंगी। सेकेंड इज सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी। अब जनता पार्टी थी, जनता पार्टी ने 1977 में जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर एक अपना स्लोगन दिया था, यानी कि लोगों को बताया था कि उनका काम क्या था, सेव डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को बचाओ। यानी कि जो 1977 की बात है तो उससे पहले यहाँ पे क्या की थी, इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी लगाई गई थी और उसके अंदर बहुत सारे जो लोग थे उनके ऊपर एक तरह से कह सकते हो कि मारा पीटा था, जातियां की थी, यानी कि ये कह सकते हो कि उनके लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया था। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी बचाने के लिए, सेव डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पर जो जनता पार्टी थी उसने इस चीज़ का नारा दिया था। थर्ड है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो 1977 के अंदर इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर जो लेफ्ट था यानी कि वामपंथी बोलते हैं या फिर लेफ्ट फ्रंट था, उन्होंने यहाँ पर जो नारा दिया था वो था लैंड टू द टिलर, यानी कि जो जमीन जोतने वाले हैं उनको मतलब मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर उस टाइप का इन्होंने स्लोगन दिया था। फिर आ जाता है कि जो एनटी रामाराव थे तेलुगु देशम पार्टी के, यानी कि आंध्र प्रदेश में 1983 में इन्होंने नारा दिया था तेलुगु स्वाभिमान, यानी कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना, तेलुगुज की सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब बचाना या स्वाभिमान को बचाना, तेलुगु स्वाभिमान का नारा इन्होंने दिया था। तो इस टाइप से क्या होता है कि यहाँ पर जो पार्टीज होती हैं वो अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्लोगन्स देती है या फिर उनको मतलब लालच देती है, या फिर ये कहा जाता है कि भी कई टाइप से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। अभी क्या है कि सभी पार्टीज अपने उम्मीदवारों के लिए या अपनी पार्टी के लिए क्या कर रही हैं कि इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो पार्टीज होती हैं उनको राइट यानी कि रेगुलेट कैंपेनिंग टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट ए फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। अब यहाँ पर कई बार हमें बीच में जो कानून है ना वो यहाँ पर बीच में आ जाता है, वो ये देखता है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं जो भी वादे कर रही हैं वो सही कर रही हैं या नहीं, या फिर उनको एक तरह से ये कह सकते हो कि जो कैंडिडेट है या पार्टी है वो सब जो पॉइंट्स हैं वो ये सब नहीं कर सकती हैं। तो इसके लिए जो हमारा कानून है ना वो भी इसमें बीच में आ जाता है। और वो क्या देखती है, पार्टी ये सब काम ना करे। पहला क्या है, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी कि ब्राइब का मतलब जैसे कि लालच देना, घूस देना, या थ्रेटन वोटर्स धमकाना, डराना, इस टाइप से। कई बार आपने फिल्म्स वगैरह में देखा होगा कि भी जो हीरो है वो इलेक्शन में खड़ा है और एक अपोजिट में कोई डॉन वगैरह या गुंडा खड़ा है, तो वो क्या करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है या फिर उनके ज़बरदस्ती अपने तरफ वोट डाल लेती है। तो इस टाइप से वो नहीं कर सकते हैं। सेकंड है अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, हम धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर उनसे वोट नहीं मांग सकते हैं। हालांकि ये जो सिस्टम है ना ये लंबे टाइम से चला आ रहा है कि
जो एरिया जिसमें ब्राह्मण ज़्यादा हैं या फिर मुस्लिम्स ज़्यादा है, उन एरियाज़ में ब्राह्मण या मुस्लिम कैंडिडेट को ही खड़ा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक कानून है कि भी हम उनसे धर्म के आधार पर या फिर कास्ट के आधार पर या जाति के आधार पर उनसे वोट नहीं मांग सकते हैं। थर्ड है यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। अब जो सरकारी जो रिसोर्सेज हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया या फिर कोई व्हीकल हो गया, सरकारी व्हीकल को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कि भी हम वोट डालने के लिए किसी कैंडिडेट को लेने के लिए व्हीकल का यूज़ कर सकें या फिर हम टीवी से प्रचार प्रसार कर सकें या न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकें। तो इस टाइप से क्या है, जो भी रिसोर्सेज है गवर्नमेंट रिसोर्सेज को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन द कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। अब यहाँ पर जो लोकसभा जो इलेक्शन है उसके अंदर 25 लाख रुपए और जो विधानसभा का इलेक्शन है उसके अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। तो इस टाइप से जो भी उम्मीदवार है वो इन सभी 4 जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर वो क्या कर सकता है, अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं किसी मामले में, अगर वो देखते हैं कि भी वो इस टाइप से करते हुए दिखाई दे जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं बाय द कोर्ट के द्वारा, इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड, अगर वो चुनाव में चुने भी जाते हैं, अगर इन्होंने इन सब चीज़ों का यूज़ भी किया है और वो चुने भी जाते हैं, तो इसके बाद क्या हो सकता है, After, in addition of the law, all the political parties in our country have agreed to the model code of conduct for election campaigning. According to this, no party or candidate can. अब देखो यहाँ कहता है कि जो अगर चुन भी लिया जाता है ना कैंडिडेट को, तो इलेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। यानी कि जो पार्टी का मान लो कोई मेंबर जीत गया है और इसने धर्म के आधार पर वोट मांगा है या पैसे दिए हैं या डराया है, धमकाया है या फिर उसने 10 लाख से ज़्यादा या 25 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च करे हैं, तो क्या करेगी, जो कानून है ना वो क्या कर सकती है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है यानी कि प्रचार संहिता है, आचार संहिता है, उसको वो क्या कर सकती है, इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्शन है ना उसको रद्द कर सकती है। और यहाँ पर जो आचार संहिता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको भी स्वीकार करेगी। पार्टी के जितने भी इलेक्शंस के जो खड़े हैं ना, जो जितने भी मेंबर्स खड़े हैं, वो सब इसको कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करेगी, फॉलो करेगी। और यहाँ पर कुछ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, यानी कि कुछ पार्टी और जो कैंडिडेट हैं वो सब ये नहीं कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, यूज़ एनी प्लेस और वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, यानी कि चुनाव प्रसार के लिए किसी भी वर्शिप यानी कि जहाँ पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया या चर्च हो गया, इन सब जगहों का यूज़ नहीं कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कैंडिडेट उनको कसम दिलवा सकते हैं कि भी आपको हमें ही वोट देना है, तो अब मंदिर में तो हम झूठ बोल नहीं सकते, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, इन सब में हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इन सब जगहों का हम क्या नहीं करेंगे, प्रोपेगेंडा यानी कि हम उसको यूज़ नहीं करेंगे लोगों को कन्विंस करने के लिए। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस एंड। अब यहाँ कह रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो व्हीकल्स हैं या एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज वगैरह हैं, या फिर ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन यानी कि ये कह सकते हो कि अधिकारियों का, यानी कि अधिकारी हैं जो मतलब जो एक तो होते हैं पॉलिटिकल मेंबर और एक होते हैं जो नौकर होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों का यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमें मान लो हरियाणा में इलेक्शन है, उसके बाद हमें पंजाब में जाना है, तो पंजाब में जाने के लिए मुझे हवाई जहाज़ की ज़रूरत है, तो मैं कोई सरकारी हवाई जहाज़ का यूज़ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है कि मुझे अगर जाना है तो मैं अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ करूँगी, यानी कि प्राइवेट एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं सरकारी एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं कर सकती हूँ। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस टू प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए, मान लो क्या दिया गया है कि 20 तारीख को इलेक्शन है, यानी कि
आने वाली 20 तारीख को इलेक्शन है, तो 20 तारीख से लेकर तो आज मान लो 10 या 12 तारीख है, तो इस दौरान कोई भी मंत्री यानी कि कोई भी बड़ा आदमी या मंत्री कोई भी स्टोन नहीं लगा सकता। यानी कि जैसे आपने देखा होगा किसी पार्क में गए हो तो वहाँ लिखा रहता है कि पार्क का शिलान्यास यानी कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, मंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी फाउंडेशन यानी कि किसी भी तरह का बड़ा योजना जैसे पुल बनाना, कोई बिल्डिंग बनाना, कोई स्कूल बनाना, कोई हॉस्पिटल बनाना, इस टाइप का कोई भी फाउंडेशन स्टोन नहीं लगा सकता है। और ना ही कोई बड़ी पॉलिसीज या का डिसीजन ले सकता है। यानी कि ये नहीं कह सकता कि मैं अगर दोबारा से या पहले से रूल में आ जाता हूँ यानी कि मैं जीत जाता हूँ तो मैं जॉब प्रोवाइड करवाऊँगा या फिर कुछ और यानी कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस टाइप से वो कोई भी वादे नहीं कर सकता है। इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ पर जो कोर्ट्स है उसके द्वारा बहुत सारी लोगों जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर बाउंडेशन लगाई जाती है।